नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम लोग वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। कल हमने वर्णमाला के मूलभूत सिद्धांतों को जानने का प्रयास किया और कल शुरुआत करके वर्णमाला के शाब्दिक अर्थ को जानते हुए, उसके बाद वर्णमाला में वर्णों के भेद को जानते हुए, उसके बाद हम लोगों ने वर्णों की संख्या इत्यादि ये सब चीजों को देखा, बहुत अच्छे समझा। अब इससे आगे आज हम चीजों को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास में दोपहर में बड़ी गड़बड़ रही, उससे पहले की क्लासेस, उसके बाद की जितनी क्लासेस रही सब ओके रही, पर कई बार समय ऐसा रहता है, चीजें बदल जाती हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होंगे और दृढ़ संकल्पित होंगे। आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? एक बार प्यारी सी स्माइल के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें। गुड आफ्टरनून गाइस। हाँ, हो सकता है आप में से कल कुछ लोगों ने डेमो 1 नहीं देखा होगा, तो डेमो 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप ही कहने पर फिर उसको रात 8 बजे लगाया गया था। वाह, क्या कहना। प्यारी सी स्माइल आनी चाहिए सबकी एक तरफा, क्योंकि देखो जब किसी चीज को हम हंस के करते हैं, शुरुआत प्रसन्नता के साथ करते हैं, तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। चलिए, तो ये है आज आपका डेमो 2, और डेमो 2 को आप ये मानकर चलिए दूसरी क्लास ही है, क्योंकि सिलेबस इसी क्रम से और इसी गति से आगे बढ़ेगा, इसी तरह से आपको देखना है। एक छोटी सी जानकारी फिर आपको याद दिला दूं मैं, वैसे तो आपको मिल ही रही है, ये खाकी अगेन बैच है और इसके जो फीचर्स हैं वो सब आपको पता है। ये लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी इसमें मिल जाएंगी, डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, क्लास के नोट्स जो मैं लिख रहा हूं ये भी, और हैंड रिटन ये भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाएंगे, और सारे के सारे टीचर्स आपने देख लिए हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। इसका मूल्य 799 है, पर अगर आप आज और कल 3 दिन थे, कल वाला दिन चला गया, 14 और 15, कल की रात 12 बजे तक इसको लेते हैं तो ये 639 में आपको मिल जाएगा। ले कैसे सकते हैं? तो RWA ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चले जाएं, एप्लीकेशन पर चले जाएं, वहां पर या तो इसको ही ये जो दिखेगा आपको ऐसे, इसको क्लिक कर लें तो सीधे आप ऐप पर इस बैच पर आ जाएंगे, या ये अगर ना दिखाई दे तो ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर ये कैटेगरी सर्च करनी है, इसमें सारे चैनल आ जाएंगे। तो यहां पर रोजगार विद अंकित वाला चैनल जो मेन चैनल है उसको सेलेक्ट करें, फिर पेड क्लासेस, फिर ये आ जाएगा, फिर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो 799 दिखाई देगा, बट आपको अप्लाई कर लेना है कूपन, तो UPP20 ये एक बार कूपन कोड डाल देंगे तो ये 639 में हो जाएगा। देन आप पे ऑनलाइन करके इसको अपना बना सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। और ये आपके इसमें टाइमिंग्स हैं, ये आपका टाइम टेबल है। सुबह 9 बजे दीपक भट्टी सर मैथ्स ले रहे हैं, 12 बजे मैं हिंदी ले रहा हूं। पहले इसमें 1 बजे हिस्ट्री चलेगी, देन पॉलिटी चलेगी, उसके बाद इसमें 3 बजे रीजनिंग है, 4 बजे ज्योग्राफी पहले, इकोनॉमी बाद में, 6 बजे यूपी जीके है, स्टैटिक जीके एंड साइंस 10 अगस्त से चलेंगी, जब इसमें से कुछ थोड़ा बहुत पूरा होने को आएगा, और एग्जाम टाइम पे जो कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स हैं उनको करवाया जाएगा। एक हमारा बैच साथ में ही थानेदार बैच और आ रहा है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। उसका मूल्य वैसे 899 है, 16 तारीख से आपको इसमें मिलेगा, बट अभी आप अगर उसका भी डेमो चल रहा है, ठीक है, तो 719 में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड SI20 है, बिल्कुल ऐसे ही उसको आपके द्वारा लिया जा सकता है जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल ले सकते हैं। बट अगर आप दोनों बैच लेना चाहते हैं कि भाई SI कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहा हूं, तो आपको फिर उतना ज्यादा मूल्य खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये इसका मूल्य 1199 रखा गया है, पर कूपन कोड कोम्बो 20 लगाकर दोनों बैच, फिर आप किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ सकते हो, आपके पास टीचर्स की भी चॉइस हो जाएंगी, तो 959 में आप इस कोम्बो बैच को भी अपना बना सकते हो। तो खैर ये सब बातें जरूरी हैं। ये थानेदार बैच का आपका टाइम टेबल है। सुबह 8 बजे हिंदी ममतेश सर ले रहे हैं, 10 बजे रीजनिंग राहुल सर, 11 बजे मैथ्स राहुल तेवतिया सर, 2 बजे पहले पॉलिटी दिग्विजय सर ले रहे हैं, फिर इकोनॉमी विनय सर लेंगे, 5 बजे मैं इसमें मूल विधि पढ़ा रहा हूं, 6 बजे यूपी जीके की क्लास है, 7 बजे पहले ज्योग्राफी देन हिस्ट्री, और उसके बाद इसमें 10 अगस्त से वही साइंस, स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं वो एग्जाम टाइम पे चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्या आप रेडी हो? एक बार मुझे थम्स अप के माध्यम से बता दीजिए कि आप रेडी हो आज की चीजों को पढ़ने के लिए। और कल जितना मजा आया था उससे भी दोगुना मजा, आनंद आज की कक्षा में आपको आने वाला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक दरखास्त है कि आपको संस्था की तरफ से ये PDF नोट्स जो हैं ये तो सब मिलेंगे ही, बट आपको अपने नोट्स भी बनाने चाहिए। अगर आपने पहले
पढ़ रखा है, पहले नोट्स हैं आपके, तो अगर आपको कुछ उसमें संशोधन लगता है, करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप रिवीजन टाइप से भी कर सकते हैं। बट जो नए बच्चे हैं वो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि उससे जो सीखने की गति है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपका रुझान भी क्लास में बहुत बढ़िया रहता है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? हमारा टॉपिक चल रहा है मेरे बच्चे वर्णमाला। वर्णमाला क्या चल रहा है? वर्णमाला हमारा टॉपिक चल रहा है। और वर्णमाला में कल हमने संख्या तक डिस्कस कर लिया था कि भाई टोटल कितनी संख्या है, टोटल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, 53 है, कौन स्वर कितने हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, ऊष्म कितने हैं, मूल कितने हैं, कुल व्यंजन कितने हैं, ये सब चीजें हमने कल की क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस करी। क्या कह रहे हैं दोस्तों? हाँ बिल्कुल जी, हाँ वो मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि अगर मैं कल का रिवीजन कराने पाऊंगा तो आज की क्लास भी पूरी चली जाएगी। मैं इसी तरह से चीजों को कराने का प्रयास करता हूं दोस्तों, जिससे क्या हो जाए, जिससे आपको रिवीजन अपने आप ही करना पड़े। मैं स्पेस से चीजों को लेकर चलता हूं। देखो अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हिंदी में एक इस चीज को जान लेना थोड़ा सा जरूरी है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अयोगवाह कितने हैं, बताना। एक बार मैंने कल बताया था अयोगवाह जो हैं ये कितने हैं, कितनी अयोगवाहों की संख्या कितनी है, जो बता देगा उसको मेरी तरफ से एक रसगुल्ला अभी मिलेगा। तो यहां पर अयोगवाहों की संख्या आपको बतानी है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी है, 2 हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो इसमें एक तो है अंग, ठीक है, अंग, और एक है आपका अह। क्या है? अंग और अ, ये अयोगवाह हैं। ये क्या है? बहुत बढ़िया, शानदार मेरे बच्चों। यहां पर एक है अंग, एक है अह। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि अयोगवाह कितने हैं, तो आपको बताना है। या 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें इनमें से एक रख देगा, बाकी कोई वर्ण रख देगा, पूछ देगा अयोगवाह कौन सा है। तो पहली बात तो आपको अयोगवाह शब्द को पकड़ना चाहिए। इसके इन चीजों के बारे में फिर बाद में बात करेंगे। अयोगवाह को अगर देखोगे तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अयोग और वाह। किससे? अयोग, बहुत ध्यान से समझें आप, एक है अयोग और एक है आपका इसमें वाह, ठीक है, वाह। तो अयोग को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो अयोग में भी क्या है? अयोग में अ उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नहीं। जिसका मतलब क्या होता है? नहीं, नो, नेगेटिव। जहां पर भी अ उपसर्ग आपका आता है उसका मतलब होता है नहीं। कहीं भी आए हिंदी में तो आप देखेंगे इसका मतलब नहीं होता है। और योग का मतलब होता है मिलना। योग का मतलब क्या होता है? मिलना या संयोग। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका संयोग नहीं होता, जिनका मिलना नहीं होता। तो आप कहोगे सर किससे मिलना नहीं होता? क्या यार दोस्तों से नहीं मिल पाते हैं, या जिनसे मिलना होता है उनसे नहीं मिल पाते हैं, या किससे नहीं मिल पाते हैं? तो भाई साहब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अयोग का मतलब यहां पर यह है कि ये ना तो स्वर हैं। अयोग का मतलब ना तो स्वरों में मिलते हैं, ना तो स्वर हैं ये, ना तो स्वर हैं, और ना ही व्यंजन, ठीक है, और ना ही व्यंजन, ना ही व्यंजन है, ना ही व्यंजन है। कोई पूछे अयोगवाह क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, तो आप बोलो अयोग शब्द कहता है कि मिलना नहीं होता। ना तो ये स्वरों में मिलते हैं, ना ये व्यंजनों में मिलते हैं, ये अलग थलग पड़े रहते हैं। परंतु वाह से क्या मतलब है? तो वाहवाही उसकी होती है जीवन में जो जैसा देश होता है वैसा ही भेष बना लेता है। जो जैसा देश होता है वैसा ही भेष बना लेता है। वाह का मतलब है वहन करना, वहन करना, वहन करना। वहन करने से इसका मतलब क्या निकलेगा? अयोग का मतलब है ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। वहन करने से मतलब निकलता है कि ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, परंतु ये स्वरों के साथ स्वर, ये स्वरों के साथ स्वर, स्वरों के साथ स्वर, और व्यंजनों के साथ, जितने भी व्यंजन हैं और व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ व्यंजन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। व्यंजन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। व्यंजन की तरह व्यवहार करने लगते हैं। स्वरों में स्वर हो जाते हैं, व्यंजनों में व्यंजन हो जाते हैं। उसी तरह से ये बिहेव करने लगते हैं। इसीलिए इस शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या है ये अयोगवाह। यानी अयोग मतलब ना स्वर है ना व्यंजन है, परंतु स्वरों के साथ स्वर और व्यंजनों के साथ व्यंजनों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। है कितने? तो यहां पर ये हैं 2, एक है अंग और एक है अह। क्या है? एक है अंग और एक है यहां पर अह। बोलो बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं?
हाँ, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत शानदार। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, अब एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसा कि हमने यहां पर देखा, जैसा कि हमने यहां पर समझा कि ये अयोगवाह हैं, एक तो है ये अंग और ये है तो इनको सम्मिलित रूप से तो अयोगवाह कह देते हैं, बट इनके अपने अपने नाम भी हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसको अनुस्वार कहा जाता है। ये क्या है? ये अनुस्वार है आपका। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विसर्ग। इसको क्या कहा जाता है? इसको विसर्ग कहा जाता है। हैं दोनों क्या अयोगवाह कहे जाएंगे, परंतु अंग अंग को अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहा जाता है। अगर इनके चिन्हों की बात हम लोग करने लगे कि भाई इसका चिन्ह क्या है, अगर इसको बिना अ के हमको दिखाना पड़े तो कैसे दिखाएंगे? तो आपने देखा होगा, ये ऊपर जो बिंदी लगी रहती है ये इसका चिन्ह होता है। ऊपर जो बिंदी लगती है ये अनुस्वार ही होता है। और अगर आप इसके चिन्ह की बात करोगे, अगर आप विसर्ग के चिन्ह की बात करोगे प्यारे, तो इसका क्या होता है? ऐसे कहीं डंडा लगा रहता है तो पीछे ये, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहां पर लगा रहता है, जैसे आपने देखा होगा यहां पर, जैसे आपने प्रातः लिखा, जैसे आपने देखा होगा ऐसे लिखा रहता है दुख, तो यहां पर इनका प्रयोग होता है। ये क्या है? ये विसर्ग हैं। और अगर आप इसका भी उदाहरण देखना चाहते हो तो जैसे कोई लिखे अंकित, जैसे किसी ने लिखा अंकित, तो ये ऊपर जो बिंदी आई यही आपका अनुस्वार है, नीचे ये दो बिंदियां जो आती हैं इनको विसर्ग कहा जाता है। ये बात आपको जाननी है। खास बात ये जो आप इसको तो उच्चारण कर ही लेते हो कि इसमें न का और म का उच्चारण आता है, मोनुस्वार, ये अलग है। परंतु यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि अह का विचारण, ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण कैसे होता है, तो ह की तरह से। कैसे? ह की तरह, ह की तरह विसर्ग का उच्चारण होता है ना? ह की तरह विसर्ग का उच्चारण, उच्चारण का मतलब प्रोनंसिएशन, ह की तरह से इसको बोला जाता है, ह की तरह इसका उच्चारण होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। जैसे आप देखो, इसको क्या बोलेंगे? प्रातः, यह है दुख, ठीक है, प्रातः यहीं से सबसे बढ़िया निकलेगा। तो क्या आया? ह की तरह से उच्चारण हुआ, प्रातः। ये तो ये अयोगवाहों के बारे में अगर आपको इतना पता है तो फिर एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको दिक्कत जरा सी भी नहीं आने वाली है। बताओ, अयोगवाहों के बारे में सब चीज क्लियर है? एक बार थम्स अप करो। फिर हम स्वरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्वरों के बारे में मैं आपको चीजें समझाना शुरू करता हूं, एक एक चीज। मेरा नाम ले लीजिए, नेहा पांडे। लो बच्चे, मुझे पता है कि आपको बहुत खुशी होती होगी, बट इससे लाभ क्या है? हाँ, लाभ तो तब है जब हम आपका नाम सम्मान समारोह में लें और आनंद की अनुभूति हमको भी हो, आपके माता पिताजी को। ठीक है, तो हमने अयोगवाहों को बहुत अच्छे समझा। अब हम चलते हैं डिटेल की तरफ, क्योंकि अब तक हमने पूरी भूमिका बना ली है। अब हम स्वरों को जानेंगे कि स्वर, इतना तो हमको पता लग गया कि स्वर क्या है, स्वर कितने हैं, पर हम यहां जानेंगे स्वरों का प्रयोग भाषा में किस तरह से होता है, किस तरह से हम स्वरों को यूज करते हैं, कहां पर? हिंदी भाषा में। साथ में किस स्वर का उच्चारण कहां से होता है, यहां से भी प्रश्न आता है। और स्वरों का वर्गीकरण, स्वर किस किस आधार पर बटे हुए हैं, इनको हम समझना शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखिए स्वर, सबसे पहले यहां पर लिखिए स्वर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हम लोगों ने वहां पर जानी थी, वहां पर समझी थी। मैं आपको यहां पर दो तीन बातें बताऊंगा जिससे किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहली बात तो हमने क्या जानी थी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा था? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से। एक तो ये आपको यहां पर जानना है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, एक तो परिभाषा ये आ गई, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। देखो, शब्दों को कितना भी घुमा करके लिखा जाए, बात तो सब एक ही है। जैसे आप किसी से सीधे कह दो, जी मैं तो तारा से घना प्यार करूं हूं, आपने ये कह दिया किसी को, तो सामने वाले को एक ही बात समझ में आएगी। आप किसी को अंग्रेजी में कह दो आई, आगे जो लिखा जाता है, तब भी यही बात समझ में आएगी।
आप किसी को कह दोगे जी मैं तेरे बिना रह को नहीं सकूं, मेरा तो जी नहीं लगता तेरे बिना, तब भी उसको यही बात समझ में आएगी। तो ये सब परिभाषाएं जो हैं, इनमें सब में बात एक ही है, ठीक है, बात सब एक ही है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या इसी में क्या लिखें, इसी में एक परिभाषा और लिखी जाती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर हैं, ये भी यही बात हुई। और अगर स्वतंत्र रूप से का मतलब हमारे सामने अगर कुछ निकालना हो तो वह क्या निकलेगा, वह क्या निकलेगा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वतंत्र कौन है? जो अपने बलबूते खड़ा है, वही तो स्वतंत्र है, और जो दूसरे के बलबूते खड़ा है वो तो परतंत्र है। तो इसका मतलब यह है, यहां पर तीनों परिभाषाएं मैंने लिख दी आपके सामने। वे वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चे? वो स्वर कहलाते हैं। इनको बोले जाने के लिए और किसी वर्ण की अपेक्षा हमको नहीं है। पेपर में किसी भी तरह से आपसे परिभाषा पूछ ले, सब कुछ आपके सामने है। तीनों का एक ही मतलब है, बातों को घुमा घुमा करके लिख रखा है। एक चीज आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है कि जैसे आपका नाम, जैसे यहां पर किसी का नाम लिखा है, अमन लिखा है। अब एक कागजों में जो नाम है वो तो अमन है, पर अगर कह दिया जाए, कागजों में नाम तो अमन है, पर अगर कह दिया जाए कि भाई अमन का नाम घर में गोल्लू है, क्या है? गोल्लू है, तो अमन और गोल्लू एक ही होंगे या अलग अलग होंगे? बताओ। अमन और गोल्लू, हाँ हाँ, ये अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं? बताओ, जल्दी उत्तर दो। एक ही है नहीं गोल्लू सेम ही है। क्या है? सेम ही है। इसी तरह से स्वरों का एक अन्य नाम भी है। अगर पेपर में आ जाए, पूछे हैं क्वेश्चन सब, अन्य नाम, मैं आपको 37/37 के लिए तैयार कर रहा हूं, और यह बात आप पल्ले बांध लेना। जिस दिन सिलेबस पूरा हो जाएगा उस दिन प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन करोगे। शर्त बस एक है कि आपको डेली क्लास में आना है। बस क्लास में आ जाओ, बाकी काम बोर्ड अपना आप कर देगा। अन्य नाम क्या है? अन्य नाम इनका है अच। इनको क्या कहा जाता है? इनको अच कहा जाता है। तो अगर पेपर में आए कि स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बोलना है स्वरों को अच नाम से जाना जाता है, अच कहते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पर थोड़ी सी संख्या की बात कर लेते हैं। किसकी? संख्या की बात कर लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने इस चीज को देख भी रखा है कि स्वरों की संख्या, तो मैं वो हर पॉसिबल फॉर्मेट आपको बताने का प्रयास करूंगा, हर वो तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं जैसे एग्जामिनर पूछता है। पहली बात तो वो पेपर में ऐसे पूछेगा, स्वरों की संख्या, ठीक है, ये हमने कल बताया ही था। स्वरों की संख्या एक तो ऐसे पूछेगा, या ऐसे पूछेगा स्वरों की कुल संख्या। क्या है? स्वरों की कुल संख्या, ऐसे पूछेगा आपसे। ऐसे ध्यान रखना आप बातों को, बस आपको यह पकड़ना है कि एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। एक अगर पूछेगा परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या, एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे उच्चारण की दृष्टि से। कैसे पूछ सकता है बाबू? उच्चारण की दृष्टि से। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या। अब एग्जामिनर किसी भी तरह पूछ ले, आपका नंबर वो काट नहीं सकता। अगर आपसे डायरेक्टली वो पूछने की कोशिश करेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो बाबू आंख बंद करके लगाना है 11। कितने लगाना है? ऑप्शन में पकड़ना है 11, ठीक है। परंतु यदि पूछ ले कि कुल संख्या कितनी है, तो आपको ये मान करके चलना है कि कुल में, हालांकि अयोगवाह न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, तो आपको मान करके चलना है कि ये कुल में
अयोगवाहों को जोड़ने के लिए भी बोल रहा है। जब पूछा जाएगा कि कुल संख्या कितनी है तो कितना बताना है, 13 बताना है। कितना बताना है, 13। जब पूछा जाए वर्णमाला में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या, तो 11। कुल संख्या पूछी जाए तो 13 वहां पर आपको बता देनी है। पट अगर आपसे पूछा जाए परंपरागत रूप से, यही क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां भी अयोगवाहों को जोड़ करके 13 ही बतानी है। कितनी बतानी है, 13 ही बतानी है। और अगर आपसे पूछे कि उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, तो उच्चारण की दृष्टि से यहां पर संख्या बतानी है 10। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। स्वरों की संख्या 11, कुल संख्या 13, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तुरंत उसको बता देना है और तुरंत 2 नंबर लपक लेने हैं, क्योंकि बूंद बूंद से, हां, बूंद बूंद से क्या भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं यहीं पर, अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले आपसे, यहां पर ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ ले कि भोलानाथ तिवारी कौन है, एक बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं, व्याकरण के जानकार हुए हैं, भाषा विज्ञानी हुए हैं, भोलानाथ तिवारी कौन हुए हैं, भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, बताएंगे? कोई बताएगा भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने हैं? मैंने पहले ही बता रखा है। अगर क्वेश्चन आएगा भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वर कितने हैं, तो उत्तर लगाने हैं, यहां पर बताना है 10। यहां पर क्या बताना है, 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूछा जाए तो बताना है उत्तर 10। आप पूछोगे सर 10 क्यों? क्योंकि ये री को स्वर नहीं मानते, री को नहीं मानते, री को स्वर नहीं मानते, री को स्वर नहीं मानते। कहते हैं कि री कोई स्वर है ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये री है इसका निर्माण र और ई के मिलने से होता है। वो कह रहे हैं कि इसका निर्माण र और ई के मिलने से हो रहा है, और र तो व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर मिलने से जिसका निर्माण होता है वो आपका स्वर कैसे हो सकता है? तो भोलानाथ तिवारी री को स्वर नहीं मानते, इसलिए 11 में से एक गया तो कितने बचते हैं, 10 बच जाते हैं। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर हुआ स्वर के बारे में कि स्वर क्या चीज है, किस तरह से काम करती है? हाँ, हाँ, अच्छा, स्वर, अच्छा, माफी चाहता हूं, ये यहां पे भ्रमवश मैंने लिख दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वतंत्र रूप से, ठीक है, इसको सही कर लो आप। यहां पर ये लिखने में पूरा जब वो हो जाता है ना, पूरा जब ध्यान लग जाता है। एक बार बताओ, थम्स अप करो मुझे, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो नहीं बालकों? हाँ, ओके, बहुत शानदार। एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि स्वरों का प्रयोग हिंदी में किस तरह से होता है। हाँ, बहुत शानदार। अब देखो, एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से आप देखते रहें। और आप अगर देखो, आप अगर वर्णमाला को बहुत अच्छे समझते हो तो आपको संधि को समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, संधि टिप टॉप जाएगी आपकी, एक एक क्वेश्चन सही होगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया आएगी। जो बच्चा वर्णमाला बहुत अच्छे समझता है वो संधि बहुत अच्छे समझता है, जो संधि बहुत अच्छे समझता है उसका उपसर्ग टॉपिक बहुत बढ़िया होता है, जो वर्णमाला बहुत अच्छे समझता है उसको छंदों में गड़बड़ नहीं होती कभी भी, क्योंकि उसको क्लियर रहती हैं सब चीजें। अब देखो यहां पर है हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में एक चीज ध्यान से समझना, हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग, हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग यह सबसे ज्यादा जरूरी है, और इसको बहुत लोग स्किप कर देते हैं, पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं। हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग तो कितने तरीके से होता है, तो यहां पर आप देखो 2 तरह से होता है। एक तो आपका सीधे ही, सीधा प्रयोग, एक तो कैसा होता है, सीधा प्रयोग होता है, सीधे ही प्रयोग होते हैं स्वर। और दूसरा होता है मात्रा के रूप में। दूसरा कैसे होता है, दूसरा होता है मात्रा के रूप में, मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, मात्रा के रूप में।
एक तो सीधा प्रयोग होता है, एक मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो सीधा प्रयोग और मात्रा के रूप में प्रयोग में ध्यान से आप देखो, मैं यहां पर लिखता हूं सीधा, एक तरफ सीधा लिख देंगे प्रयोग और एक तरफ सीधा प्रयोग, एक तरफ सीधा प्रयोग लिख देंगे। ये किसी पुस्तक में आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, पर ये समझना बहुत जरूरी है। मात्रा के रूप में प्रयोग, मात्रा के रूप में प्रयोग, मात्रा के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो सीधे प्रयोग से क्या मतलब है कि जैसे हमारे ये स्वर हैं, जैसे हमारे स्वर हैं, कौन कौन से हैं, जैसे हमने यहां पर मूलतः 11 स्वर हैं। ए है, आपका आ है, ए है, आ है, ई उ री, ए, आई, ओ और आपका औ, ये आपके हैं। तो सीधा प्रयोग क्या है कि ये डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ए से अनार, तो देखो ए यहां पर दिखाई दे रहा है। जैसे आ से क्या है, आ से आम आपको दिखाई दिया। जैसे ई से इमली हो गया। जैसे यहां पर आगे लिखे हम, ऊ से हमारा उल्लू हो गया। जैसे री से कोई कह दे कि री से क्या होता है, तो ऋषि होता है। ए से एडी होता है, ऐ से ऐनक होता है, इस तरह से। तो आप यहां पर देखो कि सीधे ही प्रयोग में ये आपको दिखाई देंगे अपने वास्तविक स्वरूप में, पर मात्रा के रूप में जब इनका प्रयोग होगा तो आपको ध्यान से समझना है। जैसे हमने लिखा ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ और औ। तो आपको मात्रा के रूप में कब प्रयोग होगा, जब व्यंजन के साथ प्रयोग होंगे, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो व्यंजन के साथ में जब ये दोस्ती करेंगे, चिपकेंगे उनके साथ में, तो अपने रूप में नहीं आएंगे। ठीक है, वहां पर मात्रा के रूप में आएंगे। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखो, अ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। कहीं देखिए आपने अ की मात्रा, आप कहोगे नहीं सर अ की कोई मात्रा नहीं होती, पर आ की मात्रा होती है। ऐसे एक डंडा होता है। क्या ई की मात्रा होती है, हां बोलोगे होती है सर, ऐसे बनाते हैं। बड़ी ई की मात्रा होती है, हां जी होती है, ऐसे बनाते हैं। ऊ की मात्रा ऐसे होती है, छोटे ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा ऐसे होती है। री की मात्रा क्या होती है, री की मात्रा ये होती है, इस तरह से। ए की हमेशा डंडे के साथ एक मात्रा, आई की डंडे के साथ दो मात्रा, ओ की डंडे के साथ यहां पर एक मात्रा और औ की यहां पर डंडे के साथ दो मात्राएं होती हैं। तो मात्रा के रूप में स्वरों का प्रयोग कुछ इस तरह से किया जाता है। आप कहीं भी देख सकते हो। जैसे आप उदाहरण यहां पर ले लो, जैसे हम क है, जैसे हम यहां पर लिखें क, ठीक है, जैसे हमने यहां पर क लिखा। अब क के साथ में जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो क के साथ में जब अ आएगा तो ये पूरा क बन जाएगा। क के साथ में जब यहां पर आपका आ आएगा तो देखो क के साथ में डंडे के रूप में ये दिखाई देगा का। इसी तरह से की, कू, क्री, के, कई, को और कऊ जैसे 12 खड़ी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो हिंदी भाषा में स्वरों का प्रयोग दो तरह से है, एक सीधा प्रयोग, एक मात्रा के रूप में प्रयोग। अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं यहां पर, जो आपको छंद में बहुत ज्यादा काम आएगी जब आप छंद पढ़ रहे होंगे। देखो, अब मुझे बात बताओ, जैसे यहां पर, जैसे अब आपको जैसे क लिखना है। अब क पर अगर मुझे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, ध्यान से सुनना, अगर छोटे ऊ की मात्रा लगानी है ये लग गई, अगर मुझे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तो ये लग गई। ये तो साधारण है। पर एक वर्ण ऐसा है हिंदी में जो है र। इसके नीचे कभी ऐसी मात्रा देखी है आपने कि भाई र के साथ में ऐसे मात्रा लगा दो बड़ी छोटी? ये प्रयोग तो बिल्कुल गलत होता है। तो सही प्रयोग कौन सा है? सही प्रयोग होता है ऐसे, र के साथ में ऐसे और र के साथ में ऐसे घुंडी लगा करके। ये ध्यान से देखना। कभी भी आपको पता करना हो कि र के साथ में बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है या छोटे ऊ की मात्रा है, तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे सीधे पूंछ निकली रहेगी तो ये र के साथ में, ये र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा है। और जब भी कभी र के साथ में ऐसे ये घुंडी सी निकली रहेगी, गोल ऐसे डंडी सी बनी रहेगी, तो ये बड़ा ऊ है। इस चीज को आप बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे जानना, क्योंकि जब आप गुरु शब्द में मात्रा लगाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। तो यही चीज आपको पहचान करवाएगी एग्जाम में भी और हर जगह। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, ये काफी जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं कि स्वरों का प्रयोग भाषा में किस तरह होता है? क्लियर?
इज दैट क्लियर? कुछ जानना है? हाँ, ओ और औ की मात्रा बिल्कुल ठीक है। ओ का डंडे के साथ एक मात्रा, औ की डंडे के साथ दो मात्रा, ये तो रही, बिल्कुल ठीक है। आप परेशान करने वाला काम कर रहे हैं भाई। हाँ, इमली आम भी पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप? हाँ, इज एवरीथिंग क्लियर? समझ में आया? अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं बहुत ही शानदार जगह पर। हिंदी में ऐसे थोड़ी 37 में 37 आ जाएंगे, जब बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो मजा आएगा। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखो, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान यानी कि कौन सा स्वर कहां से बोला जाता है, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, यहां से प्रश्न आते हैं भर भर के। स्वरों का उच्चारण स्थान, देखो हमारा अहंकार ही हमें जीत से दूर करता है। आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई हम ये चीजें क्यों पढ़ें, बट छोटी छोटी चीजें जिनको आप छोड़ रहे होते हो वो कहीं ना कहीं बड़ा बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। आप छोटी छोटी चीजों को जहां पर छोड़कर चलते हो वो आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को पीछे धकेल देती हैं, जिससे आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाते, जिससे आपको लगता है कि यार गड़बड़ कहां हो रही है। गड़बड़ ये है जहां आप चीजों को समझते नहीं, और हम 0 to हीरो लेवल चीजों को पढ़ रहे हैं जिसमें छोटे छोटा और बड़े से बड़ी चीजों को समझेंगे। तो स्वरों का उच्चारण स्थान समझना बहुत जरूरी है और उनके निर्माण की प्रक्रिया भी समझनी जरूरी है। जैसे स्वरों को हम यहां पर लिखेंगे तो ए और आ जोड़े बना बना के लिखेंगे, क्योंकि जिस जिस स्वर का उच्चारण जहां जहां से होगा वहीं से देखेंगे। ए आ हो गया, इसके बाद आपका ई या ई हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, ऊ हो गया, उसके बाद आपका री हो गया, उसके बाद आपका यहां पर ए और, माफी चाहता हूं, ए और आई हो गया, और साथ में आपका आ जाएगा ओ और औ। बहुत ध्यान से समझना, दो दो नंबर का कॉन्सेप्ट है यहां पर। तो उच्चारण स्थान समझने के लिए हमको संरचना बनानी पड़ेगी। तो एक चांद सा रोशन चेहरा बनाते हैं। एक चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, एक झील सी नीली, ये झील सी नीली आंखें। तो ये बनाया हमने एक चेहरा, भी पता नहीं, ऐसा लग रहा है इसकी ठुड्डी पे बूत मार दिया हो किसी ने, पर चलो कोई बात नहीं। तो इनमें हमको समझना है, ये एक चेहरा बन गया, एक मनुष्य की आकृति बन गई। तो इसमें हमको देखना है कि ये जो मुंह है, आपने मुंह खोला, ये मुंह खोला, इसमें ऊपर वाली जो छत है, ये जैसे आप अगर मुंह में ऐसे उंगली रखो, ऐसे टच करो, है, तो ये ऊपर जो टच होती है, ज्यादा समझाऊं तो जब हम कोई गरम गरम चीज खा लेते हैं, गरम गरम चीज खा लेने के बाद जब जहां से खाल लटकने लगती है, ऐसे उसको निकालते रहते हैं, तो ये वाला भाग बिल्कुल टक्कर वाला, इस भाग को देखना है, ये मुंह के ऊपर वाली छत है। तो आपको यहां पर 5 चीजें याद रखनी है। पहला, ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान है, इसको कंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ कहा जाता है। जो ये मुंह की ऊपर वाली दीवार है, छत है जो भी, इसका पिछला भाग, थोड़ा सा पीछे वाला भाग, इसको तालू कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इसको तालू कहते हैं। और इसी का थोड़ा सा अगले वाला भाग, जो बिल्कुल ये टक्कर वाला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मूर्धा। इसको क्या कहते हैं? इसको मूर्धा कहा जाता है, मूर्धा। यहां है आपके दांत और ये हैं ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो बस इसी तरह चीजें आपको समझनी है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भाई ए और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोल के देखो कहां से निकलता है? कंठ से निकलता है। ए आ, या ए का सही उच्चारण है अ आ, कहां से निकला? कंठ से निकला। अ आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ, कंठ मतलब गला, कंठ मतलब गला है। उसके बाद जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अगर लाइब्रेरी में हो तो थोड़ा धीरे बोल के देखो, घर में हो तो थोड़ा सा अच्छी आवाज में बोल के देख लो। आप बोल के देखो, ई बोलना, ई छोटी ई, ऐसे नहीं बोलना है छोटी ई बड़ी। आप बोलो ई और ई, ई और ई और ई। बोला यस और नो? बोल के देखा? ई और ई। जैसे ही आप बोलोगे ई और ई, तो ये मुंह की जो ऊपर वाली छत है, इसमें थोड़ा सा पीछे आपको कुछ टच होता हुआ सा महसूस होगा, या ऐसा लगेगा कि वहां से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो पीछे वाला हिस्सा है वही तालू है। जैसे आप बोलोगे ई या ई,
तो एक दबाव सा महसूस होगा आपको पीछे इस वाले हिस्से की तरफ। कहां पर? इस वाले हिस्से की तरफ एक दबाव महसूस होगा ई और ई के उच्चारण में। यस और नो बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? बिल्कुल। तो ये वाला हिस्सा है तालु, तो आपको याद रखना है ये तालु से बोले जाते हैं। कहां से? तालु से। ठीक है, उसके बाद हुआ, अगर करके देखोगे तो चीजें याद रहेंगी बहुत लंबे टाइम तक। दूसरी बात, जैसे ही आप बोलोगे ऊ, तो बंदर जब आ जाता है पास में, आपने देखा होगा बंदर छत पे बैठ जाता है, तो जब बंदर मस्ती के मूड में नहीं रहता और उसको कुछ चाहिए होता है तो वो क्या करता है? वो करता है ऊ बोलता है ऊ। तो आप देखो, जब भी आप ऊ को बोलोगे तो आप होठों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऊ, दबाव कहां पर है? उच्चारण कहां से हो रहा है? होठों की मदद से उच्चारण हो रहा है। तो ऊ या बड़ा ऊ जो है, इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ है आपका। ठीक है, ए आ का कंठ है, ई का तालु है, ऊ का ओष्ठ है। जबकि अगर आप री का देखोगे, री को जैसे ही आप बोल के देखोगे, री, तो ये जो बिल्कुल टक्कर वाली जगह है, ये वाली, ये मुंह के दीवार की बिल्कुल ऊपर वाली जगह, ये यहां से ये दबाव महसूस होगा, यहां से ये बोला हुआ जाता महसूस होगा, उच्चरित होता हुआ महसूस होगा। जैसे बोलोगे ऊ, ये री बोल के देखो तो यहां टक्कर लगेगी मूर्धा में, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, मूर्धन्य, ये मूर्धन्य है। अब अगर आपने इतना समझ लिया, यहां से क्वेश्चन आने के चांस 50% हो सकते हैं, बट यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं। ए और आई के उच्चारण स्थान को समझने के लिए इनका उच्चारण स्थान समझना जरूरी है। हमेशा याद रखना, ए जो होता है इसका निर्माण अ और ई के मिलने से होता है। ये देखो, मैंने बोला था ना, संधि बहुत जबरदस्त हो जाएगी अगर इनको ध्यान से पढ़ोगे। संधि में यही तो है, स्वरों का मिलना, व्यंजनों का मिलना, बदलना, रूप बदलना, यही तो है। ए का जो निर्माण होता है वो अ और ई के मिलने से होता है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि ए का उच्चारण स्थान क्या होगा? लगाओ दिमाग, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान भी आपके सामने है और ई का उच्चारण स्थान भी सामने है। अ और ई के मिलने से ए बन रहा है, तो उच्चारण स्थान क्या होगा ए का? ये बता दो फटाफट। हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कंठ तालु। क्या होगा? कंठ और तालु, क्योंकि अ का उच्चारण हो रहा है कहां से? अ का उच्चारण हो रहा है कंठ से और ई का उच्चारण हो रहा है तालु से, तो इनका उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु। इसीलिए इनको कंठ तालव्य बोला जाएगा। और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो यहां पर ये आई है, ये आई भी जो है ये अ और ए के मिलने से बनता है और ए का निर्माण कंठ तालु से हो रहा है, तो इन दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठ तालु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंठ प्लस तालु के मिलने से ये उच्चरित होते हैं। और ये भाई साहब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब भर भर के पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे या प्रैक्टिस सेट्स लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो ये हमने जांच लिया यहां पर। अब यहां पर आपको ओ और औ के बारे में जानना पड़ेगा। तो ओ का निर्माण, सब लोग उत्तर देंगे, ओ का निर्माण जो होता है वो अ और ऊ के मिलने से होता है। तो मुझे अब बता दो कि ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान भी पता है और ऊ का उच्चारण स्थान भी मैंने आपको बता दिया है। मुझे हर एक बच्चे का उत्तर चाहिए, हर एक का। ये जो ओ है वो कहां से बोला जाएगा? पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, पूरा ध्यान यहां होना चाहिए। हां, ये बात हुई ना, ये बात हुई। शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शेरनियों। तो देखो, अ का उच्चारण स्थान क्या है? अभी देखा हमने, कंठ है। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, होठ है। और इन दोनों के मिलने से बन रहा है। तो यहां पर आपको पता लगना चाहिए कि ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ, होठ और गले को, होठ को और गले को मिलाकर के इनका उच्चारण हो रहा है। और अगर आप औ का उच्चारण स्थान देखोगे तो इसका भी सेम ही रहने वाला है, क्योंकि औ का उच्चारण या निर्माण अ और ओ के मिलने से होता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपका काम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। आपको कोई रोकने वाला, आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। और क्योंकि ये उच्चारण स्थान है, इनके बारे में बता देता हूं। इनके लिए वो बना रहा हूं मैं आपके विशेषण,
तो ये कंठ्य हैं। ये कैसे हैं? ये ए और आ कंठ्य हैं, ये ई और ई तालव्य हैं, क्योंकि तालु से बोले जाते हैं, तालव्य। ये जो आपके ऊ या ऊ हैं, ये ओष्ठों से बोले जाने के कारण ये ओष्ठ्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ओष्ठ्य। री मूर्धा से बोले जाने के कारण मूर्धन्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। और ए और आई जो है वो कंठ तालु से बोले जाने के कारण कंठ तालव्य कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कंठ तालव्य कहलाएंगे। और ओ और औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाने के कारण कंठ ओष्ठ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंठ ओष्ठ कहलाएंगे। ये आपकी कंप्लीट पूरी स्लाइड है, आपको कभी भी जिंदगी में दिक्कत नहीं आने वाली, ये चीज ध्यान रखो। इसको नोट करो और मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं, उच्चारण स्थान समझ में आई कि नहीं। अच्छा, 36 क्वेश्चन सही हुए थे, बहुत बढ़िया, खुश, बहुत शानदार बच्चे। चलो बहुत बढ़िया। देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा कि दोबारा जिंदगी में भूलोगे नहीं। बहुत शानदार, समझ में आ गया? बताइए। बहुत बढ़िया, 32 सही, 36 सही, बहुत शानदार। एक बार दिल फेंकना अगर समझ में आया हो तो। ठीक है, ये उच्चारण स्थान है, बढ़िया तरह आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नोट भी हो गए। अब हम चलते हैं स्वरों के वर्गीकरण की तरफ। स्वरों का वर्गीकरण, जब वर्णमाला खत्म हो जाएगी ना, आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखना, फिर आप बताना कि आपके कितने सही हुए। चलो, अब यहां पर हम देखेंगे स्वरों का उच्चारण, स्वरों का वर्गीकरण। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आपके दिल देख करके, वाह वाह। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण क्या चीज है? स्वरों का वर्गीकरण है। तो स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों को जो बांटा जाता है, वो अलग अलग आधार पर बांटा जाएगा। देखो, अगर यहां पर बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं और इनको कहा जाए कि इनको बांट दो, तो कोई मूर्ख व्यक्ति होगा ऐसे, आधे यहां हो जाओ भाई, आधे यहां हो जाओ, है ना, इधर हो जाओ, आधे आधे इधर हो जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। अगर समझदार आदमी होगा तो पूछेगा किन आधारों पर बांटना है, लंबाई के आधार पर बांटना है, बुद्धिमत्ता के आधार पर बांटना है। ठीक है, अगर नेताओं से पूछा जाएगा तो नेता कह देंगे धर्म के आधार पर बांटने हैं क्या, जाति के आधार पर बांटने हैं क्या, भाषा के आधार पर बांटने हैं क्या, रंग के आधार पर बांटने हैं क्या, नस्ल के आधार पर बांटने हैं क्या। तो किसी न किसी वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, ये बात आपको जाननी चाहिए। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होता है बाबू स्वरों को बांटने का, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मात्रा या काल के आधार पर। किस आधार पर? मात्रा या काल के आधार पर। मात्रा या काल के आधार पर स्वर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर, मात्रा या काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यह चीज आपको समझनी है। अब यहां पर मात्रा या काल, इसमें आपको कोई भी डाउट ना रहे तो मैं थोड़ा सा इन शब्दों को बताने का प्रयास करता हूं। काल का मतलब क्या होता है? काल के बहुत सारे मतलब होते हैं। काल का मतलब, जो मूल मतलब है, वो है समय। ठीक है, समय, टाइम, कि किसी स्वर को बोलने में, उच्चारण में कितना समय लगता है, उस आधार पर स्वरों को डिवाइड किया गया है। काल का मतलब क्या है? समय। काल का मतलब क्या है? समय। और मात्रा का भी यहां पर यही मतलब है। मात्रा, मात्रा भी यहां पर ये क्वांटिटी वाली नहीं है कि कितना किलो, नहीं, यहां पर मात्रा से समय काल से ही है। यानी कि आप एक नाम इसका और लिख सकते हो, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसमें? उच्चारण में, उच्चारण में लगने वाले, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वो यहां से 3 क्वेश्चन बना सकता है, 3 तरह से पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को, कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तो ये पूछ सकता है। दूसरा, काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हों, ये पूछ सकता है। या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब का एक ही उत्तर है, वो है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर इन सब का उत्तर क्या माना जाएगा बच्चे?
तीन ही माना जाएगा। उच्चारण के आधार पर, काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? जिसमें सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। क्या है सबसे पहला? कौन सा है बच्चे? सबसे पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर, और बाबूजी तीसरा है आपका प्लुत स्वर। ठीक है, तो ये तीन स्वर आपके माने जाते हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये आपको समझना है। ठीक है, और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मात्रा जो है वो समय की इकाई के रूप में ही काम करती है। एक मात्रा को आप 1 सेकंड के बराबर मानेंगे। कितना मानेंगे? एक मात्रा को आप 1 सेकंड के बराबर मान करके चलेंगे, उससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन चीजों को जानने के बाद अब हम एक काम करते हैं, एक एक स्वर को मैं उठाता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट इनके हैं और किस तरह से। सबसे पहले हम लोग, ये नोट हो गया? ये नोट हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, प्लुत, प्लुप्त नहीं है, प्लुत है। हाँ, उल्टा पुल्टा मत लिखो बेटे, पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो, आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? जो डे 1 से तैयारी अच्छे तरीके से करता है, गंभीरता से करता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप लोग जो हो ना, और मैं भी उसमें शामिल हूं, हम लोग पता कौन है? हम लोग वो हैं जिनके अभी ये वाली पीढ़ी या इनसे पहले वाली पीढ़ी घोर गरीबी में से निकल के बाहर आए हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत अच्छे परिवारों से होंगे, ठीक है, मध्यम स्तरीय होंगे, पर अगर मैं अपने बाबा को याद करूं, मैं ही अपने बाबा को याद करूं, तो हम अति सामान्य परिवार से हैं, अति सामान्य। ठीक है, और ऐसी जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इनसे वर्तमान पीढ़ी जो हम हैं, हमारे माँ बाप हैं, और आने वाली पीढ़ियां जो हैं, उनको एक ही चीज बाहर निकाल सकती है, ये अक्षर। अगर ये सफेद पन्ने पर रहते तो ये काले अक्षर हो सकते थे, परंतु यहां पर ये डिजिटल है, तो यहां पर ये अलग अलग रंगों में दिखाई दे रहे हैं, पर ये काले अक्षर ही आधार हैं जीवन भर की दरिद्रता को दूर करने के। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो इस बात को, तो फिर बाद में आप रोओगे और फिर चीजों कहोगे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। सिलेक्शन केवल उसका नहीं होता जो गंभीर नहीं है। अभी भर्ती की सूचना है, और जो अभी से तैयारी में लग गया है, आप निश्चित मान के चलिए यदि वो गंभीर तैयारी करेगा तो 100% नहीं, 1000% उसका सिलेक्शन होगा। तो अपने हालातों को देखो। कोई कहते हैं ना कि शेरो शायरी सुनाने से मोटिवेशन आता है, अपने हालातों को देखकर उन्हें बदलने की जो दृढ़ इच्छा होती है, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। चलो, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं ह्रस्व स्वर। क्या लिख रहे हैं बाबू? सबसे पहले हम यहां पर लिख रहे हैं ह्रस्व स्वर। और क्योंकि मात्रा के आधार पर है, समय के आधार पर है बोले जाने के, या काल के आधार पर है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखो, सीधे ही परिभाषा क्या बनेगी? सीधे परिभाषा बनेगी, वे स्वर जिन्हें, सीधे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा, जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो। और मैंने आपको बताया था कि एक मात्रा को कितना मानना है? एक मात्रा को 1 सेकंड के बराबर मान के चलना है। ठीक है, तो वे स्वर जिन्हें बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और प्यारे, एक चीज ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे घुमा करके एक चीज पूछ सकता है कि भाई ह्रस्व स्वर का नाम क्या है, दूसरे नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, यहां पर इनके 3 नाम और हैं। ह्रस्व स्वरों को ही क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही क्या कहते हैं? मूल स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वरों को ही मूल स्वर कहा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन एक बन सकता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैं बताऊंगा अभी 4 है, परंतु एग्जामिनर के दिमाग में आया वो पूछ ले कि भाई मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका नाम टीटू है उसी का नाम पिंकू है, उसी का नाम बबलू भी है। बबलू नाम कौन सा है? बबलू नाम है लघु।
इन्हीं को लघु स्वर कहते हैं। और उसी का नाम पागल भी है, पागल भी कह देते भाई तो पगला है। तो एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए एक मात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है। कहने लगे कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, अगर पेपर में पूछ ले तो फिर क्या कर लोगे आप। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर्ष स्वर कोई मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर, ये 3 अन्य नामों से जाना जाता है। और इनकी संख्या एग्जामिनर पूछेगा कि भाई इनकी संख्या कितनी है, ये कितने हैं, 11 में से कितने हैं, तो आपको बोलना है 11 में से 4 हैं। कौन कौन से? अ है आपका, ये ई है आपका, ऊ है और बाबूजी आपका री है। कौन सा है? री। ये 4 जो स्वर हैं ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। इतना अगर आपको इसके बारे में पता है तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से जान लेना। बताओ समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? समझ में आ गई बात कि कितनी संख्या है? और सुनो, ये भर भर के पूछा जाता है क्वेश्चन कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। एक बार थम्स अप करो। हाँ हाँ, री संयुक्त नहीं, नहीं वो तो संयुक्त नहीं माना जाएगा बाबू, क्योंकि वो भोलानाथ तिवारी मानते हैं, अन्य लोग नहीं मानते। संयुक्त तो आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलो अब ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरे नंबर पर हम लोग चलते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा, आप देखेंगे जब टॉपिक पूरे होते जाएंगे आपके दिमाग में, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि भाई क्या चीज है, इतनी क्लैरिटी के साथ में दिमाग आपके, मतलब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है बहुत तरीके से। दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमने लिखा था यहां पर दीर्घ स्वर। कौन सा लिखा था? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, या दीर्घ का मतलब होता है लंबा। तो जिसको बोलने में हम खिंचाव पैदा करते हैं, लंबा समय लगता है। तो पहली बात तो यहां पर इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे स्वर, क्योंकि समय के आधार पर है ना, काल के आधार पर, तो सीधे क्या लिखेंगे यहां पर? वे स्वर जिनको या जिन्हें बोलने में, वे स्वर जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिनको बोलने में हम क्या करते हैं? 2 मात्रा का समय लेते हैं, यानी कि 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। और कहीं कहीं पर कुछ कुछ जगह एक परिभाषा इसकी और दे दी जाती है कि वे स्वर है, बात एक ही, अलग अलग नहीं है। वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्रस्व स्वरों के बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यहां पर 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि वहां पे 1 सेकंड है, यहां पर 2 सेकंड है। तो बात वही है, बात को घुमा करके बोल रहा है एग्जामिनर भी। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहा जाता है प्यारे? उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनके भी अन्य नाम हैं। अब बहुत ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। इनके भी अन्य नाम हैं, परंतु इसके अन्य नाम जानने से पहले हम इनकी संख्या के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनकी संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनकी संख्या कितनी है लाडले प्यारे? इनकी संख्या है 7। और कैसे कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इनकी संख्या में, यहां पर आ है, यहां पर ई है, यहां पर ऊ है, यहां पर ए है, यहां पर आई है, यहां पर ओ है, और बाबूजी यहां पर आपका औ है। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा फैला के क्यों लिख दिया? तो तनिक धैर्य रखिए भैया, तनिक थोड़ा सा चीजों को समझिए। इनकी संख्या 7 है और उनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। और साथ में आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आ का निर्माण अ और अ के मिलने से होता है। ठीक है, निर्माण
ई का, ये बड़ी ई जो है, इसका निर्माण ई और ई के मिलने से होता है। ये जो बड़ा ऊ है, इसका निर्माण ऊ और ऊ के मिलने से होता है। ए का अभी आप देख के आए हो, ए का निर्माण किससे होता है? लिखना फटाफट, देखो याद है कि तुमको तुरंत देखो। लिखो जल्दी, क्विक क्विक आंसर आना चाहिए। हाँ, क्विक आंसर आना चाहिए। हां, ये बात, ए का निर्माण किससे होता है? अ और ई के मिलने से होता है। ठीक है, आई का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। औ का निर्माण, देखो अभी मैंने बताया था ना, चीजों को समझना इसलिए जरूरी है। अ का, इसका ओ का निर्माण अ और ऊ के मिलने से, और औ का निर्माण अ और ओ के मिलने से होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह निर्माण की प्रक्रिया है पूरी की पूरी। ठीक है, बहुत शानदार, कमाल कर रहे हो आप लोग। अब इसके अन्य नाम सुन लेना आप, इसके अन्य नाम, क्योंकि इसका एक नाम दीर्घ है, तो दीर्घ मतलब बड़ा या लंबा, तो गुरु स्वर क्या है? इनको गुरु स्वर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरु स्वर बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि इनका निर्माण संयोजन से हो रहा है। संयोजन मतलब मिलना, संयोजन मतलब जुड़ना, तो दो स्वरों के मिलने से इनका निर्माण हो रहा है। यहां पर दो स्वरों का संयोजन हो रहा है, संयुक्त रूप से दो स्वर मिलकर के एक को बना रहे हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। पेपर में पूछेगा संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? संयुक्त मतलब मिलकर बने हुए स्वर, तो आपको बोलना पड़ेगा दीर्घ स्वरों को ही संयुक्त स्वर बोला जाता है। संयुक्त का मतलब मिलना या जुड़ना। एक नाम है मिलना या जुड़ने को संधि होना भी कहते हैं, क्योंकि संधि शब्द का मतलब ही होता है मिलना, मेल, तो इनको संधि या संध्य स्वर, संधि या संध्य स्वर भी कहा जाता है। ये संधि या संध्य स्वर भी हैं। और एक नाम जिसको आप भूल नहीं सकते, अलग अलग नहीं जा सकते, क्योंकि दो मात्राओं का समय लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए प्यारे एक नाम इसका और हम रख देते हैं, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक स्वर के 5 नाम हैं, और एक भी आ गया तो आप एग्जामिनर कहोगे बाबूजी टेंशन नहीं लेना है, हमारे मास्टर जी ने सब कुछ पढ़ा रखा है। क्या कर रखा है? सब कुछ पढ़ा रखा है। अब एक छोटा सा पॉइंट बता करके और मैं क्लास पूरी करूंगा। यहां पर आप देख रहे हो कि आ का निर्माण, बड़ी ई का निर्माण और बड़े ऊ का निर्माण एक जैसे लोगों ने मिलकर के किया है, समान समान लोगों ने किया है। ए और ए बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी जो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं उनकी जाति एक रहती है, जाति समाज वाली नहीं है। एक ही प्रकार के लोगों को, एक ही प्रकार की वस्तुओं को के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको जाति कहा जाता है। एक ही प्रकार के जो हों उनके लिए, तो यहां पर इनकी ये समान जाति वाले स्वरों से मिलकर के बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये सजातीय संयुक्त स्वर हैं। कौन से हैं ये? सजातीय, समान जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर हैं, इसलिए इनको सजातीय, संयुक्त तो सारे ही हैं ये, परंतु ये सजातीय संयुक्त स्वर हैं। और आप यहां पर देख रहे हो कि ए का निर्माण अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर हो रहा है, अलग अलग से मिलकर हो रहा है। तो अलग जो होता है, अलग के लिए वी उपसर्ग का प्रयोग होता है। वी का मतलब अलग, और जाति जातीय, विजातीय विजातीय, तो ये विजातीय संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ये इनके सब नाम हैं। अब आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कहीं भी आप चले जाना, यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो, क्लियर हुआ? दीर्घ स्वर की एक एक बात क्लियर हुई? हां, बताइए। सजातीय मतलब एक ही जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए, और विजातीय मतलब अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर, ये विजातीय संयुक्त स्वर हैं। बताओ मेरे भाई, आनंद आया? मौज आई? कैसा है? थम्स अप करो एक बार फटाफट। और जिस एनर्जी से, जिस तरह से कोर्स चल रहा है ना, बिल्कुल लास्ट क्लास भी ऐसे ही होगी। तो बहुत शानदार, थम्स अप आने चाहिए लगातार। क्या कहने? तो भाई साहब, ये आज सेकंड डेमो आपका कंप्लीट हो चुका है, और आज अगर आप इस कोर्स को ले सकते हैं तो आप ले लीजिए। कौन आप में से, कौन कौन आप में से मेरे को कोर्स में मिलेगा? जो परसों क्लास होगी केवल एप्लीकेशन पर, उसमें कौन कौन मिलेगा आप में से? बताइए। हाथ उठाओ, कौन कौन मुझे मिलेगा?
हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूं, 37/37 की गारंटी है भाई साहब। बस आपको क्या काम करना है, गारंटी का मतलब है इस शानदार तरीके से एक एक चीज समझाई जाएगी कि आप पूरे में से पूरे अंक लाओगे। बस आपको एक काम करना है, लाइव क्लास का जो टाइम है उसमें उपस्थित हो जाना है बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, वैसे परसों से अगर लोगे तो यहां पर आपको 799 देने पड़ेंगे। आज और कल ले लेते हो तो 639 में आपको मिल जाएगा। और कोड आपको डालना है UPP20। कैसे? तो ये आप ऐप पे चले जाओ, वहां पर जाकर बाय नाउ, वहां पर 799 आएगा, अप्लाई कूपन करो UPP20 विदाउट स्पेस, और ये 799 तुरंत 639 हो जाएंगे। आप उसको रख लो, ले लो। और ये इसका टाइम टेबल है, आपने देख लिया होगा। अभी 1 बजे हिस्ट्री की क्लास चलेगी, उसके बाद थानेदार बैच भी है। बट अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो तो कॉम्बो ले सकते हो, 959 में कॉम्बो मिल जाएगा। आप यहां पर कूपन कोड डाल देंगे combo20। तो दोनों बैच में किसी भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, दोनों की तैयारी करना चाहते हो, ये फ्री मानो उसको, लगभग आप बिल्कुल, ये फ्री है। 2 बैच मिल रहे हैं और टॉप टीचर और टॉप कंटेंट आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर 12 बजे। और कल गड़बड़ हो गई थी तो क्या करें। कैसा लगा आपको डेमो, कैसी लगी आपको क्लासेस, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अपना ध्यान रखें और तैयारी कर लें अपने तन पर वर्दी को सजाने की। इसी अच्छी बात के साथ मुझे मत भूलिएगा, मेरा नाम है राम भारद्वाज। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर।